मोदी सरकार का नया राजपत्र, जिसमें इस बात की घोषणा की गई है कि 25 जून को भारतीय संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975, जिसको भारत की राजनीतिक इतिहास में एक काले दिन, काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस समय की वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बनाकर इस देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी लागू कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस समय जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू किया था, उसके पीछे का आधार कितना सही और कितना गलत था, और 10 साल के शासन के बाद अचानक मोदी सरकार को इस बात की याद क्यों आई कि उन तमाम दिवसों के साथ भारतीय संविधान हत्या दिवस को भी जोड़ देना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस दिवस का, इस मेमोरी का भारतीय राजनीति पर या भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें 1975 के उस इमरजेंसी की, तो जो इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था इस देश के नागरिकों पर, उसका आधार एक नहीं था बल्कि कई आधार थे। अगर मेन कुछ आधारों को, बुनियादों को अगर हम आपके सामने रखें, तो उसमें सबसे पहला आधार था इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों का रोष। यह रोष सिर्फ एक वर्ग में नहीं था बल्कि हर एक वर्ग में था। अगर बात की जाए तो उस समय 1969-62 के दरमियान जब इंदिरा गांधी 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करने का जब उन्होंने निर्णय लिया, उनका सरकारी करने का जब निर्णय लिया, तो जो उनके शेयर होल्डर्स थे बैंकों के, जो पूंजीपति थे इस देश के, वो काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है कि कोर्ट में केस भी किया। वो जीते भी, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक नोटिफिकेशन संविधान अमेंडमेंट के साथ उस निर्णय पर कायम रही। उसके बाद सवाल आता है कि उसी समय एक और घटना घटती है जिसमें क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो 300% जो है कि वो बढ़ जाते हैं, और जिसके कारण एक भयंकर महंगाई का आलम इस देश में छा जाता है, जिसके कारण लोगों का रोष बढ़ जाता है, लोगों के प्रदर्शन होने लग जाते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन जाता है। इसी के साथ जब ये सारी घटनाएं चल रही थी, इंदिरा गांधी के जो निर्णयों थे, खास तौर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव में, वो उनको योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के काफ़ी करीब थे, जो उनके पैरट थे, जो उनके काबू में थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया जाता था, जिससे इंदिरा गांधी सबको कंट्रोल में कर रखें। लेकिन वो मुख्यमंत्रियों ने उस राज्य की जनता को काफ़ी नाराज किया था। अगर बात की जाए उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो गुजरात के थे, चिमनभाई पटेल, जिन पे भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे, मामला यहां तक पहुंचा कि वहां के स्टूडेंट्स ने एक पूरा आंदोलन इस पूरे जो है कि उसमें किया।
अगर इस आंदोलन की बात की जाए तो चाहे वो नव निर्माण आंदोलन की बात हो, बसों को फूके जाने की बात हो, और इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और उस समय उस तत्कालीन मुख्यमंत्री चमन भाई पटेल, जिसको चमन चोर भी कहा जाता था उस समय, उसको हटाना पड़ा। अभी यह बात चली रही थी, उसी समय बिहार में जेपी नारायण का एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है और उस आंदोलन में यह आरोप लगाया जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार एक भ्रष्टाचार सरकार है, जो उसने मुख्यमंत्री हैं बिहार के अंदर, वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको बदला जाए। लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर डटी रहती हैं और वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और इन आंदोलनों में जो सबसे बड़े नारे थे, जिसमें पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है, इस तरीके से नारों के साथ पूरा भारतीय राजनीतिक माहौल बन गया था। अगर इन आंदोलनों के साथ बात की जाए तो एक आंदोलन जॉर्ज फर्नांडीज का था। इस आंदोलन में उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के अधिकार को लेकर यह पूरा आंदोलन हुआ था, जो 3 दिन चला था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इन आंदोलनों के अलावा 1975 का वह इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट, जिसके सूत्रधार उस समय के फ्रीडम फाइटर राज नारायण, जो कि एक सोशल सामाजिक सेवक भी थे, जिन्होंने पिछले चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, उनके शिकायत पर इंदिरा गांधी को सजा हो जाती है, यानी विक्टिम पाया जाती है। और यह विक्टिम इस बात की थी कि पिछले चुनाव में इंदिरा गांधी ने फर्जीवाड़े से इलेक्शन जीता था और इसमें जो एक दोष साबित होता है, 2 दोष साबित होते हैं, जिसमें एक मुख्य था, जिसमें उन्होंने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बड़ा मंच बनवाया था, जिससे कि वह भाषण दे पाए। और जब कोर्ट की एक टिप्पणी आती है कि इसके बाबत इंदिरा गांधी के 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है, उनके वोट देने के अधिकार को भी जो है कि बर्खास्त किया जाता है, उस समय इस देश के पूरे राजनीतिक माहौल में गर्मी मच जाती है। एक तरफ जहां पे इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधी, चाहे वो जनसंघ के हों, चाहे वो जनता पार्टी के हों, जिसमें अगर बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी नारायण, राज नारायण, मुरली मनोहर जोशी और इस तरीके के तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, जो कि उस समय कांग्रेस में थे, वो भी जो है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के अपने निर्णयों के खिलाफ थे। ये सारे लोग जो है कि सड़कों पर उतर जाते हैं और इसी के साथ यह बात उठाई जाती है जनमानस में कि इंदिरा गांधी एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और इंदिरा गांधी को अपने पद से रिजाइन देना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस क्या था, इस पूरे सिचुएशन को लेकर इंदिरा गांधी अपनी कैबिनेट से सलाह मशवरा करती हैं और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। फिर क्या था, उन तमाम विरोधी नेताओं को, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो मोरारजी देसाई हों, ये तमाम नेता को जेल के अंदर जो है कि अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है और न्यूज़पेपर जहां छपता था उसकी लाइटें काट दी गई ताकि न्यूज़पेपर ना छपे।
और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलती थी। इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर का अतिक्रमण कर दिया जाता है और यह पूरा इमरजेंसी लगभग 2 साल जो है कि रहती है और इस 2 सालों के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को अरेस्ट में लिया जाता है। और इसी इमरजेंसी के दौरान इस देश की जनसंख्या कम करने के लिए एक नसबंदी का प्रावधान उन्होंने चलाया था। लोगों की जबरदस्ती अनहाइजीनिक तरीके से लोगों की नसबंदी की जाती थी। ये भी कांड इसी जो है कि दौरान हुआ था। बस क्या था, 2 साल के बाद जब इमरजेंसी हटती है, चुनाव होता है, इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारती है। यहाँ तक कि रायबरेली से चुनाव लड़ रही इंदिरा गांधी खुद अपना सीट हार जाती है, फिरोज गांधी भी अपना सीट हार जाते हैं। और यह पहला इस देश की राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार था जब कोई गैर कांग्रेसी जो कि इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलती है और उसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी दोबारा बहुमत से आकर सत्ता में जो है कि वो बैठती हैं। उसके बाद बाकायदा इंदिरा गांधी ने इस देश से माफी भी मांगी इमरजेंसी के लिए। और उसके बाद का इतिहास जिसमें इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिलती है, लेकिन एक दुर्घटना में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो यह पूरा पृष्ठभूमि भारतीय संविधान हत्या दिवस का था। अब सवाल यह उठता है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अचानक यह कहां से बात आती है कि भारतीय संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो जिस तरीके से 400 पार के नारे के साथ बीजेपी उतरी, जिसका पूरा उद्देश्य कांग्रेस के खेमे और उनके वर्कफोर्स को हतोत्साहित करना था, अपने फोर्स को और मोटिवेट करना था। और ये पूरा नारा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के इसको बड़ी प्रमुखता से उठाती है। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि वो 400 सीटों को लेकर करेगी तो करेगी क्या। और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेता थे, जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर 400 पार की सीटें आ गई तो वो संविधान बदल देंगे। और उसी के साथ जो संघ आरएसएस की जो अपनी विचारधारा रही है उसको जोड़कर इंडिया गठबंधन, खास तौर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि अगर 400 पार से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को मिल जाती हैं तो वह संविधान बदल देंगे, वह संविधान खत्म कर देंगे और उसका असर आरक्षण पर पड़ेगा। कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने इस पर लिखा कि बाबा साहेब के संविधान को मिटाना चाहती है बीजेपी। उन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान को मिटाकर तानाशाही थोप दे। और यह बात इस देश के गरीब, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनके बीच फैल जाती है। और उन्होंने इस पूरे चुनाव में, जो पिछले चुनाव में मायावती और बीजेपी को वोट दिया था, वह इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स की तरफ फिसल जाते हैं। और शायद यही कारण था
कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, इन सारे प्रदेशों में जिस तरीके का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया। और मामला सिर्फ यहीं तक खड़ा नहीं होता। संविधान के किताब को लेकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी, अब यह लोगों को याद दिलाने लग गए कि यह जनादेश ने इस देश के संविधान को बचाया है और नरेंद्र मोदी को संविधान को माथे लगाने पर मजबूर कर दिया है। और जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन राज्यों में भी दलित, ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर संविधान बदलाव की बात अगर इस राज्य के चुनाव के मुद्दे का हिस्सा बन गई, तो ये चुनाव कहीं बीजेपी के खिलाफ ना चला जाए। और अगर ये तीनों प्रदेशों के चुनाव बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चले जाते हैं, तो इस देश में एक नैरेटिव बन जाएगा कि अब मोदी सत्ता का अंत होने वाला है। और शायद यही कारण था कि विपक्ष के इस वार को, इस नैरेटिव को के काट के तौर पे नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस का जो है कि पूरा फार्मूला खोज निकाला। अब सवाल यह है कि 1975, ये 2024 चल रहा है, 45 से 50 साल का एक बड़ा दरमियान, जो लोग 35 साल के होंगे, जो लोग 25 साल के होंगे, जो 18 साल के होंगे, उन्होंने वह दौर नहीं देखा है, ना उन्होंने उसको फील किया है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन्होंने किताबों में जो है कि वो पढ़ा होगा। लेकिन इस समय जब बात बेरोजगारी की हो रही है, जब बात नीट के पेपर, जो पेपर्स परीक्षाएं हो रही हैं उनके लीक का मामला है, बात किसानों के हक का मामला है, बात महंगाई का मामला है, जब ये सारे मुद्दे इस देश की राजनीति का केंद्र बनना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष से, चाहे वो विपक्ष से, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह संविधान हत्या दिवस क्या एक बेकार का काम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास नहीं होना चाहिए कि अगर संविधान बदलने का जो नैरेटिव है अगर लोगों तक पहुंचा है, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक नैरेटिव कैसे गढ़ सकती है? क्या ऐसा कुछ कर सकती है जिससे कि दलित, आदिवासी के मन में यह बात करे कि नहीं, यह बात झूठ है? लेकिन इसकी बजाय एक नया दिवस, एक नई छुट्टी भी हो सकती है कि उस दिन छुट्टी हो। कहीं इस देश के भविष्य के साथ धोखा तो नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो जो वर्तमान सिचुएशंस हैं, जो वर्तमान समस्याएं हैं, उसका निवारण वर्तमान कामों के थ्रू नहीं, बल्कि इतिहास की चाबी से जो है कि इस ताले को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह संभव है? अब देखना यह है कि इस पूरे नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन 3 स्टेट्स के चुनाव में किस तरीके से प्रचारित करती है, या इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ नारे को लेकर वह और भी अग्रेसिव हो पाती है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर मेरा यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।